Welcome everyone. I am Dr. Sadhna Paliwal and this is our culture canvas. Today we will discuss about the meaning and the origin of Indian knowledge system. So let's begin. आज हम टॉपिक कवर करेंगे मीनिंग ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ IKS. So firstly, Indian knowledge system. IKS cover practically everything about India. The term IKS has three words. First Indian, second knowledge and the third is system. So firstly we discuss about the Indian. Indian it means it's a geographical origin. जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम उसकी टेरिटरी की बात करते हैं कि उसकी जो बाउंड्रीज है इंडिया कहाँ तक फैला हुआ है. प्रेजेंट सिनेरियो में नहीं, हम एंशंट इंडियन टाइम की बात करते हैं जब इंडिया की जो बाउंड्रीज थी या फिर जो उसकी टेरिटरी थी वो अफगानिस्तान से लेकर के बर्मा तक फैली हुई थी, म्यांमार तक फैली हुई थी. तो इसको हम बोलते थे द अखंड भारत. इट मीन्स द अनडिवाइडेड इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो ज्योग्राफिकली अगर हम देखते हैं इस मैप के थ्रू तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये पूरा का पूरा जो ऑरेंज आपको दिख रहा है ये पूरा हमारा अखंड भारत है और ये ज्योग्राफिकली इसका ओरिजिन प्लेस है. डेमोग्राफिकली अगर हम बोले तो द पर्सन हु लिव्स एंड द बॉर्न इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, जिस भी पर्सन का, जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास में आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है या आइडेंटिटी होती है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि एज अ या तो हमारा जो बर्थ प्लेस है वो क्या है, इंडिया है. तो ये डेमोग्राफिकली उसको हम इंडियन रिप्रेजेंट करेंगे. दिस रीजन हैज कॉमन कल्चरल, लिटरेरी एंड सोशल प्रैक्टिसेस. अखंड भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं काफ़ी लॉन्ग एरिया तक, बहुत ही लार्ज इसका एरिया फैला हुआ है. लेकिन उसके बावजूद भी, इतना ब्रॉड एरिया होने के बावजूद भी यहाँ का जो लोगों का जो कल्चर है, उनकी जो लिटरेरी प्रैक्टिसेस है, सोशल प्रैक्टिसेस है, उनके जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं. उनके मॉरल वैल्यूज़ आपस में मिलते हैं. इट इज़ विटनेस ऑफ कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ पीपल्स एंड आइडियाज़. ठीक है, कि ब्रॉड एरिया होने के बाद भी हम वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ एंड साउथ में अगर हम देखें तो जैसे आज भी हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया सेपरेटली, उनका लिटरेचर अलग है, सोशल कस्टम्स अलग है, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस अलग है. इतना ब्रॉड होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों के जो आइडियाज़ हैं वो सिमिलर हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम देखें तो आचार्य चाणक्य, बेसिकली उनका जो एजुकेशन प्लेस था वो था आपका तक्षशिला. लेकिन तक्षशिला में रहने के बावजूद भी उन्होंने ईस्टर्न पार्ट में मगध एम्पायर, मौर्य एम्पायर को इस्टेब्लिश किया जो कि प्रेजेंट में आपका बिहार के अंदर आता है और पाटलिपुत्र जो थी वो उसकी कैपिटल थी. तो इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है कि आपका एरिया ब्रॉड है लेकिन उनकी आइडियोलॉजी या फिर उनके जो वैल्यूज़ हैं, उनकी जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं आपस में मैच होती है. इसी टाइप से पतंजलि जिन्होंने की व्याकरण लिखा वो आपके गांधार से रिलेट करते थे जो कि आज भी पाकिस्तान में है. लेकिन उनकी जो थिंकिंग थी संस्कृत लैंग्वेज को लेकर के, उनके जो थॉट्स थे, उनके जो व्यूज़ थे, उन व्यूज़ ने ओवरऑल इंडिया को इन्फ्लुएंस किया. ठीक है, तो इस टाइप से हम देखते हैं कि जो ओवरऑल जो हिस्ट्री है इंडिया जो है, दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया या फिर अखंड भारत. नेक्स्ट इज knowledge. The source of knowledge is available in India from prehistoric period. ठीक है, प्री-हिस्टोरिक क्यों? क्योंकि जैसे हमने बोला कि इंडियन हिस्ट्री जो है बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है. इंडियन सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड और हड़प्पा सिविलाइजेशन, और उसके बाद में जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की जो स्टार्टिंग हम मानते हैं वो प्री हिस्टोरिक पीरियड से मानते हैं. तो प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक जो भी नॉलेज यहाँ पर डेवलप हुई वो सभी हमारी किसका पार्ट होगी? आपकी इंडियन नॉलेज का पार्ट होगी. इट मीन्स नॉलेज क्या होगी? जो भी इंफॉर्मेशन हमने गेन किया, जो भी अंडरस्टैंडिंग हमने ली एक्सपीरियंस के थ्रू, आपके ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करके जो हमने समझा, या फिर हमने जो हमारा लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर है, फिलॉसफी है, इन सभी को जो स्टडी करके जो नॉलेज हमने गेन की उसको हम किस टाइप से
अप्लाई करते हैं, उनको हम किस टाइप से यूज़ करते हैं, ये हमारी किसका पार्ट है, नॉलेज का पार्ट है। इंडिया हैज़ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ फोक लिटरेचर प्रैक्टिसेस, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि इंडिया अखंड भारत हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट्स का अपना एक कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है, अपनी लैंग्वेज है, अपना लोकल लिटरेचर है, फोक म्यूज़िक है, अपना हिस्ट्री है। तो ये सारे जो प्रैक्टिसेस हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ की कम्युनिटी को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं, और वो उनके सॉन्ग्स में, उनके म्यूज़िक में, उनका फोक डांस में, उनके फोक लिटरेचर में हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजपूती इतिहास अपने आप में एक ब्रॉड हिस्ट्री है, ठीक है। वहाँ का म्यूज़िक देखेंगे, वहाँ की जो लोक कथाएँ हैं उनमें आपको ढोला मारू के बारे में सुनने को मिलेगा, आपको महाराणा प्रताप की स्टोरी सुनने को मिलेंगी, आपको राणा कुंभा की स्टोरी सुनने को मिलेंगी। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, पर्टिकुलरली हर एक एरिया के रिच ट्रेडिशन और उनकी जो रिच हिस्ट्री है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे पास में जो भी नॉलेज है, क्योंकि इंडियन नॉलेज बहुत ही लिमिटेड सोर्स के रूप में नहीं है, इट्स अ वाइड रेंज, ठीक है। मतलब आप जितना इसको पढ़ोगे वो उतना ही ज़्यादा मतलब आपको और अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो इंडियन नॉलेज है, वो हमारे पास में टू सोर्सेज के रूप में अवेलेबल है। फर्स्ट इज लिटरेरी सोर्सेज एंड द सेकंड इज द नॉन लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी मीन्स जो भी सोर्सेज हमारे पास में रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल है वो होंगे आपके लिटरेरी सोर्सेज, लाइक वेदास, पुराण, उपनिषद, हिस्टोरिकल जितनी भी हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स हैं, कल्चर ट्रेडिशन से रिलेटेड बुक्स हैं, ये सारे आपके बौद्ध लिटरेचर, जैनिज्म लिटरेचर, ये सभी हमारे लिटरेरी सोर्सेज के अंदर आएंगे। एंड द नेक्स्ट इज द नॉन लिटरेरी सोर्सेज। नॉन लिटरेरी का मतलब कि ऐसी नॉलेज जो हमारे पास में एज अ रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, बट वो जनरेशन टू जनरेशन वर्बली, स्टोरीज के रूप में, फोक म्यूजिक के रूप में, डांस के रूप में, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के रूप में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, जिसमें हम हमारा क्लासिकल म्यूजिक भी ले सकते हैं, आर्किटेक्चर ले सकते हैं, आप पेंटिंग की प्रैक्टिसेस को ले सकते हैं, मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो क्या है, नॉन लिटरेरी सोर्सेज के अंदर आती हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो नॉलेज है इसको बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक नॉलेज। अध्यात्म का मतलब होता है, सिर्फ यहाँ पर हम लिटरेरी सोर्स की बात नहीं करेंगे, हमने जो भी नॉलेज गेन की उसके बाद में जो हमारी थिंकिंग है, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, उसका जो सोचने का जो तरीका है वो किस टाइप से डेवलप हुआ। यहाँ पर हम जीव, जगत और ब्रह्म को लेकर के, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के स्टडी करते हैं। जीव यानी कि एज अ ह्यूमन बीइंग या फिर जो भी लिविंग बीइंग्स है। जगत आपके आसपास सराउंडिंग का जो एरिया है वो जगत होता है, और पर ब्रह्म इनविजिबल पावर, ठीक है। इन तीनों के बीच में कोरिलेशन की जो बात की जाती है वो आपके आध्यात्मिक नॉलेज के अंदर आती है। रिलीजियस इट मीन्स वैदिक लिटरेचर। यहाँ पर हम सनातन धर्म और उससे रिलेटेड जो हमारा वैदिक लिटरेचर है उसको हम रिलीजियस के अंदर रखेंगे। उसके अलावा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हमारे यहाँ पर बुद्धिज्म लिटरेचर भी डेवलप हुआ, जैनिज्म आइडियोलॉजी भी डेवलप हुई। तो ये हमारी एक रिलीजियस नॉलेज का पार्ट है। उनके प्रिंसिपल्स, उनके व्यूज़ क्या थे, इन सभी को स्टडी करना वो हमारी रिलीजियस नॉलेज का पार्ट है। एंड सोशल नॉलेज इट मीन्स इंडियन सोसाइटी में उनकी जो हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है, इंडियन वैदिक सोसाइटी, प्री वैदिक सोसाइटी, एंशिएंट सोसाइटी जो है, सोशल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कम्युनिटी के थ्रू जो चीज़ें डेवलप की गई। फॉर एग्जांपल उनके मॉरल वैल्यूज़ क्या थे, उनके रिचुअल्स क्या थे, सोशल प्रैक्टिसेस कैसी थी, उनका ड्रेसिंग सेंस क्या था, क्या लैंग्वेज वो यूज़ करते थे, फूड्स, उनका जो ग्रेन्स था वो किस टाइप का यूज़ करते थे, ठीक है। उनकी जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी, सोशली, इकोनॉमिकली वो किन प्रैक्टिसेस को अप्लाई करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमारे सोशल नॉलेज का पार्ट होती है। नाउ नेक्स्ट इज सिस्टम। अब हमने देखा कि इंडियन यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो भी नॉलेज डेवलप हुई उसको सिस्टमेटिकली आपको अप्लाई करना, ठीक है। तो सिस्टम क्या है, एक स्ट्रक्चरल मैथोलॉजी है या फिर एक क्लासिफिकेशन स्कीम है जिसमें कि हम हमारे पास में जो भी नॉलेज अवेलेबल है उसको हम प्रॉपरली साइंटिफिकली वे में कैसे पास ऑन करें, या फिर उसको हम किस टाइप से
आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। द अवेलेबल नॉलेज, हमारे पास में जो भी नॉलेज है बहुत ब्रॉड सेंस में है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हमारे पास में रिटन सोर्स में नॉलेज नहीं थी, लेकिन बाद में उसको एज ए रिटन फॉर्म में कंपाइल किया गया। धीरे धीरे नॉलेज जो है हमारे पास में बहुत ही ब्रॉड नॉलेज हो गई। अब उस नॉलेज को हमें कलेक्ट करना, उसके बाद में कलेक्ट करने के बाद में उसको ग्रुपिंग करना, प्रॉपरली अरेंज करना और फिर उसको ट्रांसफर करना। तो ये क्या होता है, एक सिस्टमेटिक वे होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि आप एक लाइब्रेरी में गए और वहां पर आपको काफी सारी बुक्स देखने को मिली, ठीक है, लेकिन अब उसमें से आपको कुछ मैटर अपने लिए लेना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपका जो टॉपिक होगा, ये जो कंटेंट होगा, उससे रिलेटेड हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी वहां पर मैटर अवेलेबल है उसको कलेक्ट करेंगे। फिर सब टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम उनको डिवाइड करेंगे, उनको प्रॉपरली लॉजिकली अरेंज करेंगे और फिर उसके बाद में हम उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, या फिर जो भी आपको रिसर्च वर्क करना है उसमें हम उसको यूज करेंगे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज क्या है, एक डेफिनेट फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एंशियंट टाइम के टेम्पल्स किस टाइप से होते थे, क्या वो मतलब उनके जो स्टोन्स होते थे या फिर जो उसको क्राफ्ट किया जाता, जो नक्काशी की जाती थी, वो कैसी होती थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को हम एक फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज करवाते हैं कि आप वहाँ पर फिजिकली जाइए, आप खुद उस चीज़ को देखिए, उसको नोटिस करिए, उसका एक्सपीरियंस लीजिए। तो ये क्या है, एक प्रॉपर मैथोलॉजी है जिसमें कि आप स्टूडेंट वहाँ खुद पहुँचेंगे वहाँ पर और हम उसको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू क्रिटिकली उसको एनालाइज करते हुए अपने व्यूज हम उसके थ्रू वहाँ पर डालेंगे। तो ये होता है हमारा सिस्टम। नाउ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ आईकेएस। आईकेएस का जो ओरिजिन है वो सबसे पहले हमारी जो इंडियन नॉलेज थी वो ओरल ट्रेडिशन के फॉर्म में थी। ओरल क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर रिटन स्क्रिप्ट्स को काफ़ी बाद में डेवलप किया गया। स्टार्टिंग में जितनी भी हमारी नॉलेज थी, जैसे जो हमारे वेदास थे, स्पेशली आपके जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हैं, ये सारी जो थी वो कैसी थी, ओरल फॉर्म में थी। तो नॉलेज जो है वो ओरली ट्रांसमिटेड की जाती थी जनरेशन टू जनरेशन, जैसे कि स्टोरीज के रूप में, ठीक है। बच्चों को या जो भी कम्युनिटी मेंबर्स होते थे, जो भी सोशल मेंबर्स होते थे, उनको स्टोरीज के रूप में आपको जो नॉलेज थी वो ट्रांसफर की जाती थी। वैदिक नॉलेज, जैसे ऋग्वेदों में कौन से श्लोक, कौन से मंत्र दिए गए हैं, ये भी हमें क्या होता था कि स्टोरीज के रूप में बताए जाते थे, ठीक है। दंत कथाएं, फोकलोर, रिचुअल, सॉन्ग्स, ये डिफरेंट वे थे जिनके के थ्रू क्या होता था कि जो नॉलेज थी वो वर्बली ट्रांसफर होती थी। जैसे कि हमारे महाकाव्य, महापुराण में जो, रामायण में जो स्टोरीज दी गई हैं, महाभारत में जो स्टोरीज दी गई हैं, उनको हम क्या करते थे, छोटी छोटी कथाओं के रूप में बच्चों को सुनाते थे और उनको वर्बली ट्रांसफर किया जाता था। हमारे जो कस्टम्स होते थे, हमारे जो ट्रेडिशंस होते थे, रिचुअल्स में हम उन चीज़ों को अप्लाई करते थे सॉन्ग्स के रूप में। जैसे हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं, रामलीला करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी जो नॉलेज होती थी वो वर्बली ट्रांसफर होती थी। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि हमने देखा कि पाई का जो इन्वेंशन हुआ है वो इंडिया में हुआ है, ठीक है। अब पाई की वैल्यू को कैसे निकाला जाए और उसका मीनिंग क्या होगा, उसके लिए हमारे वेदों में हमारे जो ग्रंथ है उसमें श्लोक दिया गया है, ठीक है। तो वो श्लोक ऑटोमेटिकली पाई की वैल्यू को कैसे हम डिफाइन करेंगे और क्या होगी उसकी वैल्यू उस श्लोक के थ्रू उसमें मेंशन की गई है। तो अगर हम उस श्लोक को लर्न कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पाई की वैल्यू जो है वो निकल आती है। इसी टाइप से हम देखते हैं कि जो लोक साहित्य में आप देखिएगा कि हम शिवाजी के बारे में बच्चों को स्टोरीज सुनाते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको, और जिनको पढ़ना नहीं आता है, गांव में पहले कई सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते थे जिनमें एज अ एक्टिंग के रूप में, जैसे रामायण के जो सीन होते हैं, आज भी इंडिया में कई ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जहां पर कि रामायण के और महाभारत के जो सीन है उनको लेकर के कुछ स्वांग रचे जाते हैं और उनको प्ले किया जाता है। तो ये क्या है, लोगों को एक डिफरेंट वे होता है हमारी नॉलेज को ट्रांसफर करने का। नेक्स्ट इज रिटन टेक्स्ट। ऑरली ट्रेडिशन के बाद में हमारे यहाँ पर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, नॉलेज को कॉडिफाई किया गया, उनको कंपाइल किया गया और एज रिटन फॉर्म में लिखा गया।
सबसे पहले हमारे यहाँ पर वेदों को लिखने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है ऋषि वेदव्यास को। ऋषि वेदव्यास ने हमारे वेदों को कंपाइल किया और उनको रिटन फॉर्म में लिखा। क्यों? नेचुरली है कि ओरली हम चीज़ों को कब तक ट्रांसफ़र करेंगे, कब तक उस चीज़ को सिक्योर करेंगे, तो एज अ प्रिजर्वेशन के लिए और आने वाली जनरेशन उसका यूज़ कर सके, उनको उसका बेनिफिट मिल सके, इसलिए हमारे यहाँ पर धीरे धीरे वेदों को लिखा गया। उसके बाद में उपनिषद लिखे गए, वेदांगास लिखे गए, पुराण लिखे गए, षड्दर्शन लिखे गए, महाकाव्य लिखे गए। वेदों में अगर हम देखें तो हमारे 4 वेदास हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, उपनिषद, वेदांगास, वेदों के जो अंग है वो हमारे वेदांगास होते हैं। बेसिकली ये भी 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एंड ज्योतिष। पुराणास में अगर हम देखें विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण, इस टाइप से पुराण्स को भी रिटर्न फॉर्म में लिखा गया। षड्दर्शन ये हमारे फिलॉसफी का पार्ट है। ठीक है, और महाकाव्य जिसमें हमारे रामायण और महाभारत हैं, ये मेन हमारे महाकाव्य हैं। और इसका अगर हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज देखते हैं कि रामायण और महाभारत में जो भगवत गीता है वो हमें एक होल लाइफ जर्नी के बारे में बताती है। हमारी कोई भी प्रॉब्लम हो, जीवन को आपको कैसे जीना है, क्या आपकी प्रॉब्लम्स है, हर एक प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है, वो कहीं ना कहीं हमारे इनमें महाकाव्य या फिर हमारा जो वैदिक दर्शन है उसके अंदर आपको मिलेंगे। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती उन्होंने बोला कि हमें वेदों की तरफ मूव करना चाहिए। अगर हमें इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी के बारे में जानना है तो हमें क्या करना चाहिए? वेदों को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि वेदों के अंदर आपको हर एक चीज़ का क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। नेक्स्ट इज गुरुकुल सिस्टम। इंडिया में एजुकेशन का जो सेंटर था एंशिएंट पीरियड्स में वो क्या थे? गुरुकुल्स थे। ठीक है, उसके बाद में हमारे यहाँ पर धीरे धीरे फिर यूनिवर्सिटीज़ डेवलप हुई। गुरुकुल जो थे स्मॉल लेवल पर हर एक जगह पर सेटअप किए गए थे, और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते थे वो गुरुकुल में आकर के ऋषि के पास में रहते थे और वर्बली वो वहाँ पर पहले एजुकेशन गेन करते थे। तो वर्बली एजुकेशन गेन करना यानी कि गुरुकुल में जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी वो ओवरऑल हॉलिस्टिक नॉलेज प्रोवाइड की जाती थी, यानी कि उन्हें लिटरेचर से रिलेटेड भी नॉलेज दी जाती थी, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती थी, मॉरली, फिजिकली, यौगिक, आयुर्वेदिक, ऑल ओवर डेवलपमेंट पे स्पेशली फोकस किया जाता था। यूनिवर्सिटीज़ में हमारी नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जो हैं ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। इनमें वर्ल्ड की जो सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में हमारी तक्षशिला यूनिवर्सिटी आती है। ठीक है, उसके बाद में नालंदा यूनिवर्सिटी एंड देन इज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी उस टाइम पर एजुकेशन का वर्ल्ड में टॉप मोस्ट सेंटर थे। ठीक है, यहाँ पर फॉरेनर्स भी आकर के लाइक सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, चाइना से, डिफरेंट रीजन से स्कॉलर्स आते थे और यहाँ पर आकर के स्टडी करते थे। सो दिस बिकम्स द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड द रिसर्च इन एंशिएंट पीरियड। सो आज हमने टॉपिक्स जो आपके कवर्स किए उनमें आपका गुरुकुल सिस्टम। अब जो IKS है also places a strong emphasis on self realization and inner transformation, यानी कि हमारा जो IKS है इसका जो मेन मोटिव है, मेन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किस में वर्क करता है कि हमें इस टाइप की नॉलेज प्रोवाइड करना जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन कराए और इंटरनली आपका ट्रांसफॉर्मेशन करे। इसमें हमारा जो मेन जो प्रैक्टिसेस होती है वो आपकी मेडिटेशन होती है, योगा होती है, और योगा के थ्रू आपको स्पिरिचुअल नॉलेज, मेंटली पीस मिलता है। मेडिटेशन में आपको एक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया जाता है, फिजिकली आपको फिट रखने की नॉलेज दी जाती है, और जो भी हमारे वैदिक लिटरेचर है वो हमारे अंदर एक विजडम, एक आइडियोलॉजी, एक न्यू थिंकिंग और क्रिटिकली थिंकिंग को डेवलप करते हैं। सो IKS का जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हमारी ह्यूमैनिटी के अंदर है, जिसमें वो एक वैल्यूएबल एंड टाइमलेस लेगेसी जो है उसको जनरेशन टू जनरेशन डेवलप करता है और ट्रांसफ़र करता है। सो टुडेज वी कवर basically the definition and meaning of Indian knowledge system and the origin and development of IKS, जिसमें हमने oral tradition, written text and गुरुकुल system को study किया। So thank you everyone.